नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे CDS 2 2022 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि साइंस का सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स तो हमने नहीं किए साइंस पर, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिड से सवाल आना पक्का है। जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन सुबह में मैंने जो लेक्चर लिया था उस टाइम पे मैंने आपको रिवाइज करवाया। इसके बाद देखिए ये भी मैंने डिस्कस किया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला भी बताया था कि किस तरह से एसिडिटी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम आता है। तो ये पढ़ाया हुआ आया है और इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आए। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। एक बार अगर आप अच्छे से साइंस के क्वेश्चंस को समझ ले तो फिर काफ़ी ये इजी सेक्शन में इसे मानता हूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले यहाँ पे क्वेश्चन के जो सोर्सेज है वो पक्के होते हैं कि अगर आपने ये टॉपिक कर लिया, ये कॉन्सेप्ट कर लिया तो फिर आप इन सवालों को बिल्कुल सही करके आ सकते हैं। ये बात साइंस में होती है। अदर सब्जेक्ट में जैसे खास करके हिस्ट्री में आपको थोड़ा ये डाउटफुल रहता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं उस टॉपिक से, उस कंसेप्ट से, ये थोड़ा डाउटफुल रहता है। तो ये सेट ए के अकॉर्डिंग है। स्टार्ट करते हैं। फिर 11th क्वेश्चन देखिए, अ स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन, द फ्लूइड इज। देखिए क्या बताया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि एक नेटल लीफ होता है, उसके अगर स्टिंगिंग हेयर से टच कर जाए ह्यूमन बॉडी में तो जहाँ पे टच करती है वहाँ पे बर्निंग पेन होता है। अब आपको बताना है कि किस लिक्विड के कारण, किस फ्लूइड के कारण ऐसा होता है। क्या ये मिथेनोइक एसिड है, क्या ये टार्ट्रिक एसिड है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मैं आपको क्वेश्चन का सोर्स बता देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ऑलरेडी बहुत ईजी है। ये देखिए क्लास 10th NCERT का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। मैंने आपको ये भी बताया इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बहुत बार पीएच स्केल के ऊपर क्वेश्चन आता है, किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करें। कभी कभी रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा रिएक्शन आपसे पूछा जाता है और एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। सारे ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैंने वीडियो लेक्चर्स इस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बनाए भी हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर। ये देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, इससे क्वेश्चन पूछा गया CDS 2 2021 में। तो आप देख सकते हैं एक ही चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, यानी कुछ नेचर के द्वारा केमिकल्स दिए गए एनिमल्स और प्लांट्स को जिनसे वो अपना बचाव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग हनी बी के स्टिंग की बात करें तो हमें पता है कि हनी बी के पास क्या होता है, हनी बी जब काटती है लोगों को तो जो उनके डंक होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मेथेनोइक एसिड होता है और इसी के कारण बर्निंग पेन हमें होती है, इरिटेशन होती है। ठीक है, अब ये जो बर्निंग पेन है ये चींटी के डंक में भी होता है। ठीक है, पहला। दूसरा हमने देखा नेटल लीफ से अगर हाथ टच हो जाए तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है। इसके बाद ये दो हो गए, उसके बाद ऑफ कोर्स हनी बी में होगा ही। तो ये ध्यान रखिए, मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड इसे कहते हैं। चलिए ये देखिए बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेटल लीफ का आप इमेज देख सकते हैं, ये एक हर्बेसियस प्लांट है। अगर ये टच कर जाए तो क्या होगा, पेनफुल जहाँ पे भी ये टच करेगी वहाँ पे पेन होगा। इसके बाद मिथेनोइक एसिड इसमें सिक्रीट होता है, इस वजह से ये होता है। ट्रेडिशनल रेमेडी तो ये है कि इसी पत्ते के बगल में जो इसका काट है, या आप कह सकते हैं कि इसका एंटीडोट है, डॉग प्लांट, वो उगता है। अगर आप डॉग प्लांट को लगा लेते हैं उस एरिया में तो यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगी। इसके बाद ये तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये डॉग प्लांट होते हैं उनका नेचर कैसा होगा, तो गेस करिए। ये एसिडिक है, उनका नेचर बेसिक होगा। ठीक है, डॉग प्लांट का, तभी तो ये इसके प्रभाव को कम करेंगे। और इसके बाद देखिए ये चार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मूला भी आपको ध्यान में होना चाहिए, CH3COOH। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड हमें पता है, खट्टे फलों में होता है। इसके बाद टेमेरिंड में देखिए टार्ट्रिक एसिड और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। और एप्पल्स में कौन सा एसिड होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, एप्पल्स में कौन सी एसिड होती है। कर्ड में देखिए लैक्टिक एसिड हमें पता है, दूध से संबंधित चीज़ों के लिए। एंड स्टिंग में मैंने बता ही दिया फॉर्मिक या फिर मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी आप देख सकते हैं मिथेनोइक एसिड। इसके अलावा देखिए ये चीज़ें मैंने आपको 7th क्लास की बुक से भी रिवाइज करवाई थी, वहाँ पर भी चार्ट बना हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता होना चाहिए, स्टोमक में होता है। टार्ट्रिक तो हमने देखा ही इमली के अंदर, और सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता ही है। अगला सवाल देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा जा रहा है। जब इनडाइजेशन से लोग सफ़र करते हैं तो क्या है ये, तो हमें पता है कि जब एसिडिटी होती है तो इसे रोकने के लिए हम लोग बेस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आप एसिड को एलिमिनेट करिए। अब हमारे पास सवाल उठता है क्या स्ट्रॉन्ग बेस है या माइल्ड बेस। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना तो अगेन फिर यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिलेगी और ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए ये माइल्ड बेस है, हल्का बेस है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल भी इसका सोचें तो जैसे सोडा हो गया खाने वाला जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो भी एक तरह का माइल्ड बेस ही है, तो हम लोग माइल्ड बेस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ये क्लास 7th NCERT एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड और कहाँ पे ये फाउंड किए जाते हैं ये भी बताया गया है। तो आप कह सकते हैं इसी चैप्टर से 2 सवाल बने हैं, और इसी चैप्टर में बताया गया है
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और देखिए ये क्वेश्चन CISF में भी पूछा गया 2022 में, उसकी भी मैंने एनालिसिस की है। तो देखिए आप साइंस के लेक्चर सबसे पहले देखिए, क्योंकि साइंस के लेक्चर में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन से दो मेटल है वो गुड कंडक्टर हैं हीट के गुड कंडक्टर। सबसे अच्छा हीट का गुड कंडक्टर हमें पता है सिल्वर होता है, तो C और D को एलिमिनेट कर दीजिए। सवाल उठता है कॉपर है या लीड, तो लीड हमें पता है गुड कंडक्टर नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एग्जाम्पल भी आप सोच सकते हैं। देखिए ये चीज़ आपको रटनी नहीं, आपको पता होगा कि जो सिल्वर का तार होता है, जो सिल्वर की वायर होती है, वो सबसे गुड कंडक्टर है, लेकिन ये काफ़ी महंगी होती है, तो हम लोग कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ना कि लीड का। तो आप कह सकते हैं साइंस का सेक्शन अभी तक तो हमें बहुत ही इजी सवाल मिले, आगे देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस रहे। अगला देखिए स्कूल बेल की मेटल के बने होते हैं, और मेटल क्या होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। मेटल सोनोरस होते हैं, तभी तो स्कूल बेल का इस्तेमाल किया जाता है। सोनोरस वैसी चीज़ें होती है, वैसी धातु होती हैं जिनमें क्या है, जिनमें रिंगिंग साउंड आए। तो ये अगेन आप देख सकते हैं 7th क्लास के NCERT में मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम सोनोरस कहते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। और मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस, ओके, वैसे मटेरियल जो कि मेटल ना है वो सोनोरस नहीं कहलाते हैं। ये कौन सा चैप्टर था, तो चैप्टर 4 है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बाकी का मतलब आप समझते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, धातु को पीट के पतली चादर के रूप में बदला सकता है, वो मेलिबिलिटी कहलाती है। डक्टाइल क्या होता है, एक धातु को पतले तार में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, वो डक्टाइल कहलाता है। लस्चरस मतलब भी आपको पता होगा, जो चमकदार धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में पूछा गया। पहला कहा जा रहा है एक एंटीसेप्टिक होता है, दूसरा कहा जा रहा है आयोडीन को रखा जाता है अल्कोहल वाटर के मिक्सचर में, तीसरा कहा जा रहा है कि आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन का सोर्स देखते हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये आपको 9th और 11th दोनों ही क्लास के NCERT में मिल जाएगा। मैंने 11th क्लास का रेफरेंस लिया है, चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो देखिए क्या बताया जा रहा है, आयोडीन जो है वो एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। अब एंटीसेप्टिक का मतलब तो पता ही होगा आपको कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कीटाणु होते हैं उनसे बचाने के लिए एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। अब इट्स 2-3% सॉल्यूशन इज इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। यानी क्या मतलब है, आयोडीन की 2-3% मात्रा को जब अल्कोहल वाटर मिक्सचर में डाला जाता है तो वो क्या बनता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसका क्या प्रयोग है, इसका प्रयोग है वोंड्स में लगाने का, यानी घाव वगैरह जब हो जाते हैं तो इनमें हम अप्लाई करते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन का, जो कि कुछ नहीं बल्कि अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है जिसमें आयोडीन की सांद्रता बहुत ही कम है, केवल 2-3% ही है, यानी बहुत ही कम आप कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आयोडोफॉर्म भी जो है वो एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। और इसके अलावा बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एक वीक एंटीसेप्टिक है, आइज के लिए प्रयोग किया जाता है। सो आई होप आपको एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच अंतर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग टिश्यू के लिए लगाते हैं, जैसे कहीं पे कट लग गई या वाउंड हो गए, घाव हो गए, अल्सर हो गए, इन चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, फुरासाइन और सोफ्रामाइसिन, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन नाम है। इसके अलावा देखिए डिसइंफेक्टेंट क्या है, ये भी इनका भी काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कीटाणुओं को हटाना, लेकिन ये निर्जीव चीज़ों में जैसे फ्लोर हो गई या जमीन में जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। सो हमने देखा कि हाँ ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है और आयोडीन को अल्कोहल वाटर मिक्सचर में रखा जाता है। कंसंट्रेशन आयोडीन का बहुत ही कम होता है, 2-3%। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे कितने कथन सही हैं, तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, Cl- इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको देखना है कि Cl- में कौन सा मतलब कौन से जो है वहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन के नहीं है, तो Cl- निकालते हैं। तो क्लोरीन का नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ओके 17 होता है, ये आपको याद ही होगा। माइनस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपको पता होगा ना कि माइनस जो अगर -2 लिखा है मैंने तो इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर प्लस का 1 लिखा है तो मतलब एक कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 18। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18। सबसे पहले में क्या दिया गया, K+, ओके, K निकालते हैं। तो K का नंबर कितना होता है,
के का एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन के बाद यहाँ पे 19th नंबर आता है, ठीक है 19। और 19 अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, यानी प्लस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 18 हो जाएगा ये। Mg2+, इसे निकालते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2+ रिप्रेजेंट कर रहा है +2, यानी कि माइनस का 2 हम लोग लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा। सल्फर निकाल लेते हैं, सल्फर का कितना होगा, सल्फर का नंबर होता है 16, राइट। तो -2 दिया हुआ है यानी +2 करेंगे, यानी यहाँ पे भी 18 नंबर मिल रहा है। पी कर लेते हैं, फॉस्फोरस 15 होता है, 15 में 3 माइनस यानी प्लस का 3 करेंगे तो 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही 18 आ रहे हैं, सिर्फ हमारा मैग्नीशियम वाला जो है वो 10 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये आप समझ रहे हैं, इजी क्वेश्चन अगेन। अगर ये आपको बेसिक बातें नहीं पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है और ये चीज़ें कितनी है, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सो आई होप आपको ये चीज़ें आती होंगी निकालना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए अगर K+ है तो K का जितना भी नंबर होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप घटा देंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। अगला सवाल देखिए, बायो के क्वेश्चन अलग से वीडियो में करेंगे, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, आपको मोमेंटम बताना और काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, पता है ना, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी पता ही होगा, ½ mv²। तो धड़ाधड़ कैलकुलेट कर लेते हैं फिर यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 10 kg और वेलोसिटी है यहाँ पे 10, तो 10 × 10 कितना है 100। कौन से दो ऑप्शन में दो हटा देता हूँ मैं, हमारे पास बचे ए और बी। ½ mv² करना है, यानी ½ × 10 इंटू इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, यानी 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे मैं अगर इससे कट कर दूँ 1000 का ½ 500। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो साउंड वेव होती है उसमें जो पिच होती है वो किस चीज़ पर, किस कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर करती है। ऑप्शन मेरे पास स्पीड, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी। सो क्लास 9th NCERT का चैप्टर 13 साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड चैप्टर के बारे में अगर आपने पढ़ा भी होगा, वाइब्रेशंस और ये जितने भी इसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन प्रोड्यूस बाय साउंड, अक्सर ही इन चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी के अंदर अगर आप देखें तो पिच का कॉन्सेप्ट दिया गया है लाउडनेस एंड पिच में, यहाँ पास आप देख सकते हैं लाउडनेस एंड पिच। और पिच के बारे में क्या बताया गया, देखिए द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड, यानी फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेगी कि कोई चीज़ की पिच कितनी ज़्यादा है। अब मैं आपको इसे ऐसे समझाता हूँ, जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में कोई चीज़ कितनी बार ऑसिलेट की, यानी अगर कोई चीज़ ज़्यादा बार ऑसिलेट करती है तो उसकी पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सा फंडा ये है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे ऐसे समझिए, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर, तो हम कहेंगे कि ये साउंड बहुत ज़्यादा श्रील है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो एक ड्रम जो है वो लो फ्रीक्वेंसी में चलता है, यानी लो फ्रीक्वेंसी में चलने का मतलब क्या होगा, इसकी जो पिच है वो लो पिच साउंड करेगी। जबकि दूसरी तरफ एक जो विसल है, जो बांसुरी है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये किस तरह की पिच करेगी, हायर पिच, ठीक है। तो आप पिच का मतलब समझ गए, फ्रीक्वेंसी से इसका मतलब है यानी वाइब्रेट कितनी बार करेगी, ज़्यादा ऑसिलेशंस करेगी तो उसकी पिच ज़्यादा होगी। जैसे अगर बर्ड की बात करें तो बर्ड की पिच ज़्यादा होती है, हाई पिच साउंड, क्यों, जबकि लायन जो होती है उसकी लो पिच होती है। इसका तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है, पिच का सिंपल मतलब ये ऑसिलेशन से कितनी बार ये वाइब्रेट कर रही है। ये भी ध्यान रखिए कि जो वुमेन की पिच होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी होती है वुमेन की वॉइस में, इसलिए जो वुमेन की पिच है वो मेन के मुकाबले ज़्यादा होती है। सो ये किस पर डिपेंड करती है, पिच बताइए, फ्रीक्वेंसी पर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, बेहद ही बच्चों वाला पूछा है आपसे, इलेक्ट्रिक करंट को किस यंत्र से मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं, और वोल्टेज को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है। अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज अ रेजिस्टेंस R, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मेटल एंड ऑफ सेम लेंथ बट हैविंग डबल द डायमीटर। यानी आपको दो वायर दिए गए हैं, पहले का लेंथ L है, डायमीटर D है, और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में आपको क्या कर दिया गया, सिर्फ डायमीटर को डबल कर दिया गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं फिर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला बस हमें पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू ρ × L/A, बस हम यहीं से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले वाली कंडीशन में एरिया कितना है, तो डायमीटर को डबल किया जा रहा है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये डायमीटर को डबल कर रहे हैं, यानी रेडियस भी डबल होगी। रेडियस डबल होगी तो एरिया क्या होगी बताइए, एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। तो पाई इंटू रेडियस यहाँ पे डबल हो रही है, यानी 2r का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं 4πr²। ये किसकी है, न्यू वाले वायर की एरिया है। तो निकाल लेते हैं फिर इसे। सो यहाँ पे जो न्यू वाला वायर है इसका मैंने नाम रख दिया r डैश और नीचे वाले का सिंपल r।
रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेंथ देखिए दोनों की सेम है, सो लेंथ यहाँ पे दोनों की सेम है तो लेंथ भी कैंसिल आउट हो जाएगी। 1 एरिया ए डैश मैंने से लिख दिया है नाम, और 1/a। तो ये जो एरिया डैश हमने देखा ये 4 टाइम्स है, तो 1/4 एरिया, और ये वाला ए ऊपर चला जाएगा। ओके, तो 1/4a इंटू ए से कैंसिल आउट हो गया, यानी आप कह सकते हैं 0.25 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पे पूरा नहीं कैलकुलेट किया है इन्होंने, तो सिंपल हमने देखा ये क्या है r/4। सो जिन्हें ज़रा भी डाउट हुआ है मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रो इंटू एल बाई एरिया, ये मैंने लिखा नए वाले का जिसके एरिया को, जिसके डायमीटर को डबल किया जा रहा है, और नीचे में भी वही करेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करना है दोनों के बीच। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और लेंथ भी यहाँ से कट जाएगी क्योंकि सेम है। एरिया की बात ये, तो एरिया आपको पता हो क्या होता है, πr²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायमीटर डबल कर रहे हैं, मतलब रेडियस को भी डबल कर रहे हैं, तो रेडियस को डबल कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ये वाला ऊपर चला जाएगा तो यह बन जाएगा πr²। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है πr² और नीचे है पाई इंटू 4r²। ओके, πr² और नीचे है पाई इंटू 4r²। अब देखिए r² कट गया और पाई भी कट गई, तो यहाँ पे आया 1/4। तो 1/4 r कहाँ पे, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटमोसफेयर ऑफ प्लेनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड एलोइस क्लाउड्स ऑफ, यानी जो वीनस ग्रह है उसका जो एटमोसफेयर है वो थिक और एलोइस क्लाउड्स का बना है। क्या है, क्लोरीन का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का या ब्रोमीन का। सो आप कह सकते हैं ये एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट। ये 10th क्लास की NCERT साइंस है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बहुत बार कहा है, बॉक्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में बताया गया है एसिड्स इन अदर प्लेनेट करके लिखा गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वीनस का वो थिक वाइट और येलोइस क्लाउड का बना है। किस चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्लैनेट्स के जो कलर है ना वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या किन चीज़ों में उनका मेनली कंपोजिशन है। तो ये ध्यान रखिए वीनस का। और बाकी प्लेनेट, हर प्लेनेट की अपनी अपनी विशेषता है, हर प्लेनेट की एक अपना खास महत्व है। तो यहाँ पे वीनस में अगर हम लोग देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड की ज़्यादा मात्रा होने के कारण वाइट और येलोइस क्लाउड देखने को मिलते हैं। डू यू नो करके ये जो लिखा हुआ रहता है, और जो बेसिक क्लास की NCERT है, बूझो और पहेली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हमने देख लिया यहाँ पे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ, यानी जब रेलवे ट्रैक को ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आयरन ऑक्साइड को किस चीज़ के साथ मिला करके रिएक्ट किया जाता है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर या फिर टीन। अगेन वही चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बात की गई है थर्मिट प्रोसेस की। थर्मिट प्रोसेस क्या है, इसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए किस तरह से ये रिएक्शन चलता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है मोल्टेन स्टेट में। अब ये जो रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ, इसी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये देखिए आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, यहाँ पे आयरन बनेगा, फिर Al2O3 और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी। तो ध्यान रखिए जो थर्मिक प्रोसेस है या जो थर्मिक रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। सो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में। अब बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स वगैरह के भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए बायोलॉजी से आई थिंक 11 क्वेश्चंस आए हैं और बाकी के आपके लगभग 20 सवाल जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री से। टोटल हमेशा की तरह 30-31 क्वेश्चन साइंस से आए ही हैं। तो बहुत ही ह्यूज वेटेज आप कह सकते हैं। और क्वेश्चंस का नेचर आप देख ही रहे हैं, NCERT से यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं है। अगर 1-2 बाहर चला भी जाए तो कोई बात नहीं, बट अदरवाइज 28, 29 या आप कह लें 30 सवाल तक तो NCERT से ही आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें।